चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब सियासत के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जहां असेंबली इंतखाबात को लेकर तैयारियां तेज हुई है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी तैयारियां तेज कर दी गई है और पार्टी की जानिब से मंशूर कमेटी तश्कील दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंशूर कमेटी तश्कील दी है और अब्दुल रहीम रथर जो कि साबिका जो वजीर भी रह चुके हैं, उन्हें कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नामजद किया गया है और असेंबली इंतखाबात के लिए ये कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। सीनियर रहनुमा पार्टी मंशूर जो है वो तैयार करेंगे और आपको बता दें कि असेंबली इंतखाबात में जहां तमाम सियासी पार्टियां जुड़ी है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पार्टी है जिन्होंने मंशूर कमेटी तश्कील दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस वाले से सबकत हासिल की है क्योंकि पहली पार्टी है जिन्होंने मंशूर कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और अब्दुल रहीम रथर को कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नामजद किया गया है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 14 मेंबरान पर यह कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें अब्दुल रहीम रथर जो इस कमेटी के चेयरमैन उनको नामजद किया गया है। मियां अल्ताफ अहमद जो कि मेंबर पार्लियामेंट है उनको मेंबर बनाया गया है। सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी उन्हें मेंबर बनाया गया है। जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी साहब का मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्हें इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। अजय कुमार सदोत्रा एडिशनल जनरल सेक्रेटरी JKNC, इनको भी मेंबर बनाया गया है। नासिर असलम वानी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्हें भी मेंबर बनाया गया है। रतन लाल गुप्ता प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू, इनको भी मेंबर बनाया गया है। साथ ही साथ मैडम सकीना इत्तू, शरीफुद्दीन शारिक, मोहम्मद यूसुफ टैंग, प्रोफेसर निसार अली, खालिद नजीब, मुजफ्फर अहमद शाह, शौकत अहमद मीर, कुल मिलाकर ये 14 मेंबरान हैं जो इस कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। वहीं अब्दुल रहीम रथर को इस कमेटी का चेयरमैन नामजद किया गया है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ हैं। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे थे कि तमाम पार्टियों ने असेंबली इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर में तैयारियां शुरू की है और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस हवाले से उनकी खास कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब पहली बार और पहली पार्टी है जिन्होंने असेंबली इंतखाबात के हवाले से जो है मंशूर कमेटी तश्कील दी है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? जब आप जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की तैयारियां देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर तक वहां पर भी सरगर्मियां चल रही हैं। फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफ्तरों पर नज़र डालेंगे, चाहे दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक देखेंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ये तैयारियां चल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा इसमें आगे चली गई है। पहले 4 और 5 तारीख को मजलिस आमला जो जनरल काउंसिल का इजलास 2 दिन का इजलास तलब किया गया है श्रीनगर के अंदर, जिसकी सरबराही फारूक अब्दुल्ला करेंगे। अभी वो सर्कुलर चल ही रहा था, उसके साथ ही रात देर गई इस बात की भी अनाउंसमेंट कर दी कि 14 रुकनी कमेटी को बनाया गया है और ये 14 रुकनी कमेटी जो है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो को तरतीब देगी और ये इलेक्शन मैनिफेस्टो वो मैनिफेस्टो होगा जो लोकसभा के बाद अब स्टेट असेंबली की ओर हम जा रहे हैं तो असेंबली इलेक्शंस के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जब आप इसको देखेंगे तो आपकी बात बिल्कुल सही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पार्टी रीजनल पार्टियों में है जिन्होंने असेंबली इलेक्शन का अनाउंस होने से पहले ही गियर अप होना शुरू हो गया है। पहले जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग थी वो गुज़श्ता दिनों हो गई थी, मुख्तसर सी मीटिंग थी, लेकिन अब मजलिस आमला का इजलास यानी जनरल काउंसिल का इजलास 2 दिन का 4 और 5 तारीख को और रात देर गई 14 रुकनी कमेटी जिसमें साबिका मिनिस्टर्स को जगह दी गई है, पार्टी के दोनों सूबाई सदूर को जगह दी गई है और जम्मू और कश्मीर को बैलेंस करके आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। देखना होगा कि जब ये कमेटी अपना काम शुरू करेगी, क्योंकि 45 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है पूरा कंप्रहेंसिव जो मंशूर है वोट पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को देना होगा और कल से आप देखेंगे जब ये 4 और 5 तारीख की मीटिंग ख़त्म होगी मजलिस आमला की, उसके फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि अब्दुल रहीम रातर जो साबिक वज़ीर ख़जाना है वो कंटिन्यूसली मीटिंग करेंगे और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से भी उनकी मीटिंग होगी। हमारी जो ज़राया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका मानना है कि एक तो पार्टी अपने तरीके से बैठेगी क्योंकि इसमें माहिरी इक़्तिसादियात भी है, माहिरी नफ्सियात भी है और दीगर लोग भी हैं, उनकी आरा को लिया जाएगा, लेकिन अदर स्टेक होल्डर जिनमें इंडस्ट्री के लोग
लोग हैं, नौजवानों की बात, महिलाओं की बात और तमाम लोगों की बात जो सुनी जाएगी और उसको एक कंप्रेहेंसिव प्लान बनाकर सामने रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब की बार ये मंशूर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा सख्त होगा, क्योंकि माजी में जब भी अब्दुर्रहीम रातिर या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी या मंशूर वाली कमेटी या मंशूर बनाती थी तो फुल हैंड होता था उनके पास, तमाम इख्तियारात स्टेट गवर्नमेंट जो उस वक्त बनती उनके तो हाथ में इशफाक, होता था। और क्या आपको पार्टी- लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है असेंबली इंतखाबात में लोगों के पास जाएगी? क्या जो लोकसभा इंतखाबात में जो पार्टी के मुद्दे थे, क्या वही मुद्दे होंगे या जो देखिए, असेंबली इलेक्शन वो डिफरेंट होगा? दो तीन मुद्दे ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन आपको दिखेंगे। 370 वाले मामले पर पार्टी का स्टैंड जो है वो बिल्कुल आपको सफ़े अव्वल पर नजर आएगा, जो भी ये तरतीब दिया जाएगा, क्योंकि वो साफ कहेंगे कि हमने 5 अगस्त 2019 के फैसले को तस्लीम नहीं करना है जी, इसलिए रियासत की पहले तो वो होगा कि आप उस आईनी पोजीशन को बहाल करें। फिर दूसरा ये होगा कि रियासत चूंकि इलेक्शन के बाद अगर बहाल रियासत हुई तो वो इलेक्शन के बाद होगी। यहाँ पर ज़रूर वो इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा बनेंगी कि रियासत को रियासत का दर्जा दिया जाए और जो खुसूसी इख्तियारात है वो भी दिए जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो बेरोजगारी होगा कि किस तरीके से यहाँ पर इसको कूप अप किया जाए। बिजली वाला मामला भी सरफहरिस्त रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई बार बिजली के मामला पर अपनी बात रखी है, लेकिन अब की बार यूटी में चुनाव हो रहा है, इसलिए यूटी के चुनाव के अंदर जब आप मंशूर बनाएंगे तो यूटी गवर्नमेंट के पास महदूद वसाइल, महदूद इख्तियारात हैं, उन्हीं इख्तियारात को बरोए का लाना होगा उस सरकार को। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ कहीं पर बनती है तो ये किस तरीके से उसको बैलेंस कर पाएंगे, एक बड़ा इम्तिहान इस वक्त अब्दुर्रहीम रातिर के पास भी है। ये बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।